हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैटल आईएएस। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम 30 अगस्त का न्यूज़पेपर एनालिसिस करेंगे। इसमें टोटल मैंने 5 आर्टिकल लिए हैं, जिसमें पहला आर्टिकल बात करता है इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी एंड सॉवरेनिटी के ऊपर। ये एक एडिटोरियल है। इसमें मैं इसी से एडिटोरियल में जो टर्म्स यूज़ हुए हैं उस टर्म से कनेक्टेड 5 से 6 पीवाईक्यूज आपको मैं शो करूंगा, प्रीलिम्स वाले। इस आर्टिकल में आपको मैं और समझाऊंगा कि इंडिया की जो एनर्जी डिमांड है वो किस तरीके से इंपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंट है और फिर किस तरीके से हम सोल्यूशन निकाल सकते हैं जिससे हमारा इंपोर्ट रिड्यूस हो सके। ठीक है, इसी से कनेक्टेड GS1 2017 में क्वेश्चन आया था, पेट्रोलियम रिफाइनरीज आर नॉट नेसेसरली लोकेटेड नियरर टू क्रूड ऑयल प्रोड्यूसिंग एरियाज particularly in many of the developing countries, explain its implication। इस आर्टिकल जब मैं आपको समझा दूंगा तो आप इस आर्टिकल के पॉइंट्स को इस क्वेश्चन में यूज कर पाएंगे। ठीक है, सेकंड आर्टिकल बात करता है इंडिया जापान के बीच में जॉइंट क्रेडिटिंग मैकेनिज्म हुआ है। जॉइंट क्रेडिटिंग मैकेनिज्म मतलब क्या होता है? कार्बन क्रेडिट के ऊपर अब ट्रेडिंग होगी इन दोनों के बीच में। जापान ने कहा है कि भैया अब हम लोग लो कार्बन टेक का ट्रांसफर करेंगे, इसलिए साइंस एंड टेक सेक्शन है। और जीएस पेपर 2 इसलिए क्योंकि ये इंडिया और जापान के इंटरनेशनल रिलेशन की बात हो रही है। यहाँ पे आपको मैं पूरा समझाऊंगा किस तरीके से कार्बन ट्रेडिंग होगी, कब जब लो एमिशन टेक को वो ट्रांसफ़र करेंगे तो कैसे वो मदद करेगा इंडिया को, जापान को कैसे उससे मदद मिलेगी, सारी चीज़ डिस्कस करूंगा मैं। फिर थर्ड आर्टिकल बात करता है एक ड्रैगन फ्लाई की रीडिस्कवरी हुई है जिसका नाम क्या है? इस स्पीशीज़ का नाम है क्रोकोथिमस एराइथ्रिया इन सदर्न वेस्टर्न घाट। मैं आपको समझाऊंगा इस जो स्पीशीज़ का क्या हैबिटेट है। फिर मैं आपको समझाऊंगा कैसे ड्रैगन फ्लाई बैलेंस मेंटेन करने में मदद करती हैं इकोसिस्टम का। ठीक है, फोर्थ आर्टिकल बात करता है हमारा जो एक डीबीटी मतलब डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक का एक बायो केयर प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम में क्या ऑब्जेक्टिव था, उस प्रोग्राम में क्या बेनिफिट था, क्या चैलेंजेस हैं। और उसमें एक चैलेंज अभी जो चल रहा है वो ये है डिले हो रही है फंडिंग में। मैं आपको समझाऊंगा कैसे इससे इंक्लूसिव ग्रोथ हो सकती है, वुमेन एम्पावरमेंट हो सकता है। साथ ही साथ मैं आपको समझाऊंगा कि इस प्रोग्राम में जो ऑब्जेक्टिव मेन जो कि कैंसर केयर के ऊपर, कैंसर केयर या कैंसर ड्रग का डेवलपमेंट में बहुत अच्छे से इसमें इंक्लूजन हुआ था, वो सारी चीज़ें मैं आपको इस आर्टिकल में समझाऊंगा। लास्ट आर्टिकल हमारा बात करता है पैम के ऊपर। पैम मतलब क्या है? प्राइमरी अमीबिक मेनिंगो एंसेफेलाइटिस। ये 2 से 3 बार डिस्कस हो चुका है। मैंने हमेशा कहा है कभी कोई आर्टिकल पूरे वीक में 3 से 4 बार हाईलाइट हो रहा है तो उसको ज़रूर से ज़रूर हाईलाइट करिएगा, लिखिएगा पॉइंट में, क्योंकि चांसेस बन सकते हैं उसके स्टैटिक पोर्शन से यूपीएससी क्वेश्चन पूछे। ठीक है, तो मैं आपको एक बार रिवाइज करवा दूंगा पैम है क्या, कैसे है, इसका एक क्रिस्टल क्लियर आइडिया आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा इन शॉर्ट। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं अपना पहला आर्टिकल। पहला आर्टिकल स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पहले एक आइडिया दे देता हूं क्या हम समझने जा रहे हैं। ये जो आपको एडिटोरियल इतना बड़ा दिख रहा है, इस एडिटोरियल का मेन रीजन क्या है? कुछ सॉल्यूशंस देना। ठीक है, अगर सोल्यूशन दे रहा हूं मतलब कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी, है कि नहीं? अभी पूरा पढ़ लोगे ना आप सोल्यूशन समझ पाओगे ना प्रॉब्लम समझ पाओगे। इसीलिए पहले मैं आपको सोल्यूशन से पहले प्रॉब्लम बता दूं। प्रॉब्लम है क्या? प्रॉब्लम पहली ये है इंडिया बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है इंपोर्ट पे। किसके इंपोर्ट पे? क्रूड ऑयल 85% हम इंपोर्ट करते हैं, 50% नेचुरल गैस इंपोर्ट करते हैं। रशिया से 35 to 40% क्रूड इंपोर्ट होता है। ठीक है, और करेंटली जो इंडिया यूएस की टैरिफ वॉर चल रही है उसमें कहीं ना कहीं मेन पॉइंट रशिया का ही है। लेकिन इंडिया भी मजबूर है। इंडिया 35 to 40% इंपोर्ट कर रहा है और अगर रोक देगा तो उससे क्या होगा? उससे कहीं ना कहीं जो इंडिया की एनर्जी डिमांड है वो लैक हो जाएगी, फुलफिल नहीं हो पाएगी। अब ऐसा तो है नहीं हम रशिया हमें सस्ते में दे रहा है, हम अपना जो बोलते हैं ना जो पैसा हम खर्चा कर रहे हैं उसको भी देख रहे हैं कि जेब बहुत ज़्यादा गर्म ना हो जाए, बहुत खर्चा ना स्टार्ट हो जाए। क्योंकि जब ज़्यादा खर्चा होगा तो उससे क्या होगा? डेफिसिट बढ़ेगा और ज़्यादा। ठीक है, तो डेफिसिट कितना बढ़ जाएगा आप सोच के देखो। अभी जो हम 3 और 23 और 24 का अगर डेटा देखा जाए तो $170 बिलियन हमने इंपोर्ट करने में लगाया है क्रूड और गैस का। सोचिए इससे क्या हो रहा है? रुपये के ऊपर प्रेशर कर रहा है और ट्रेड डेफिसिट भी बढ़ेगा इस चीज़ से। ऑब्वियस सी बात है। ट्रेड डेफिसिट मतलब क्या? ट्रेड डेफिसिट का सिंपल सा मतलब ये होता है कि आपके जेब में पैसा 10 रुपये है, आप खर्चा 20 रुपये का कर रहे हो, है कि नहीं? मतलब कमा कम रहे हो और खर्चा ज़्यादा आप कर रहे हो। तो इंडिया के रेफरेंस से बात की जाए मतलब हम लोग एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं लेकिन इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं। एक्सपोर्ट करेंगे तो पैसा इंडिया में आएगा, इंपोर्ट करेंगे तो पैसा हम दूसरे देश को देंगे। तो हम दूसरे देश को ज़्यादा दे रहे हैं कंपेयर टू जो हमें मिल रहा है। तो इसी के डिफरेंस को हम लोग डेफिसिट कहते हैं। और जब इसका वाइसे वर्सा होता है वो ट्रेड सरप्लस कहलाता है। जब हम लोग दूसरे देश में पैसा कम देंगे लेकिन हमें पैसा मिलेगा ज़्यादा, इसी को हम लोग कहते हैं ट्रेड सरप्लस। ट्रेड डेफिसिट
प्राइमरी डेफिसिट और फिस्कल डेफिसिट, तीन टर्म के ऊपर क्वेश्चन 2025 में आया हुआ है। मैं जब भी बोलूँ कि क्वेश्चन आया हुआ है तो एक बार ज़रूर चेक किया करिए, उसको लिख लेना आप ज़रूर से ज़रूर, ठीक है। इससे क्या होगा, आपको एक अच्छे तरीके से आइडिया लग जाएगा कैसे क्वेश्चंस उठते हैं की टर्म से, ठीक है। चलो अब आते हैं कि भैया ये सारी चीज़ें क्यों इतनी हाईलाइटिंग है, ये सारी क्या है, ये प्रॉब्लम्स जो प्रिवेल कर रही हैं। अगर प्रॉब्लम्स हैं तो इस प्रॉब्लम के ऊपर क्या हमें ध्यान देना होगा, ये भी क्वेश्चन उठता है। भैया प्रॉब्लम तो है, हम सोल्यूशन देने जा रहे हैं किसी प्रॉब्लम का, व्हाट इफ वो सोल्यूशन की जरूरत ही ना पड़े, है कि नहीं। लेकिन अब क्वेश्चन ये भी उठेगा नेक्स्ट बार कि भैया सोल्यूशन की जरूरत है क्यों, आखिर है इसलिए क्योंकि पहले प्रॉब्लम्स हो चुकी हैं। तो अब मैं आपको एक बार प्रीवियस प्रॉब्लम्स के ऊपर डिस्कशन करता हूँ। पहला प्रॉब्लम क्या हुआ था, 1973 में ऑयल एम्बार्गो हुआ था, ठीक है। एक वॉर हुई थी जिस नाम वॉर का नाम था क्या था, यौम किप्पुर वॉर। और उस वॉर की वजह से क्या हुआ था, जो आपकी मिडिल ईस्ट कंट्रीज हैं, जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री हैं, उन्होंने क्या कर दिया था, ऑयल के प्राइसेस बहुत बढ़ा दिए थे। अब आपको एक बार थोड़ा सा मैं यौम किप्पुर वॉर समझा दूं। ये इजराइल और अरब स्टेट्स के बीच, जो कि इजिप्ट और सीरिया, उनके बीच वॉर स्टार्ट हुई थी। और इसके नतीजे क्या हुआ कि जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं उन्होंने ऑयल पे रेस्ट्रिक्शन लगा दिया और ऑयल के प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, ठीक है। स्पेसिफिकली देखा जाए यूएसए और जो उसके एलाइज थे वो इजराइल को सपोर्ट कर रहे थे, और जो आपका अरब वर्ल्ड में ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं उनका कहना था भैया आप क्यों इंटरफेयर कर रहे हो इजराइल में, तो लो भैया हमारे पास ऑयल है, आपके पास नहीं है, हम आपको दे रहे हैं आपकी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए, अब वो बढ़ के मिलेगा। तो इससे क्या हुआ, इससे एक बहुत ही बड़े लेवल पे वल्नरेबिलिटी एक्सपोज हो गई कि जितने ये लोग डिपेंडेंट हो रखे हैं दूसरी ऑयल इंपोर्टिंग कंट्रीज पे, जरूरी नहीं है ये लोग एकदम साथ देते रहेंगे, अगर कभी दिमाग खराब हुआ तो ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, है कि नहीं। तो यही सेम चीज इंडिया के रेफरेंस में बात होती है, इंडिया को सीख लेनी होगी। करंटली सिचुएशन यही चल रही है, ईरान और इजराइल के बीच कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, आप नोटिस कर रहे हो इजराइल और पैलेस्टीन के बीच कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। तो ये सारी चीजें हाईलाइट कर रही हैं कि हमारे पास खुद की स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए। अगर मान लो 1973 जैसा दोबारा हो गया और इंडिया उसमें पिस गया, तब क्या होगा, तब तो इंडिया संभाल ही नहीं पाएगा। $170 बिलियन ऑलरेडी है, और अगर कोई दिक्कत आ गई 1973 तब क्या होगा, तब तो ये कब 370, 470, 500 बन जाएगा पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। अब यौम किप्पुर वॉर आपको मैंने इसलिए समझाया क्योंकि 2008 में यूपीएससी क्वेश्चन आया हुआ था। Yom Kippur War was fought between which countries? Israel, Arab countries, led by Egypt and Syria. 3 is the right one. ठीक है, बहुत आसानी से। This is the reason मैंने आपको Yom Kippur War समझाया। इसीलिए 1973 का ऑयल एम्बार्गो आप देखोगे तो बस यहाँ पे आप क्या ऑयल एम्बार्गो पढ़ लोगे, लेकिन ऑयल एम्बार्गो क्यों हुआ, Yom Kippur War से हुआ, और उससे यूपीएससी ने सवाल पूछा हुआ है। सेकंड है, ये तो हमारा मैंने आपको बता दिया विद रेफरेंस टू पेट्रोल वाला, या फिर विद रेफरेंस टू ऑयल बता दिया। ये हमारी एनर्जी जो सप्लाई होती है, एक तो ऑयल यूज़ होता है, दूसरा क्या है भैया न्यूक्लियर पावर प्लांट्स भी तो यूज़ करते हैं ना हम लोग। उसमें क्या होता है, उसमें हम लोग यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए। तो 2011 में जापान की फुकुशिमा डिजास्टर हुआ था जहाँ पे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में प्रॉब्लम हुई थी, और उस डिजास्टर की वजह से क्या हुआ था, एनर्जी शॉर्टेज बहुत ज़्यादा हो गया। व्हाट इफ इंडिया में भी ऐसा कभी किसी न्यूक्लियर साइट पर हो जाए, तब क्या होगा, तब तो एनर्जी डिमांड फुलफिल ही नहीं हो पाएगी, है कि नहीं। एनवायरमेंट रिस्क तो अलग है, लेकिन एनर्जी डिमांड भी पूरी तरीके से इंपैक्ट हो जाएगी। फिर 2021 का टेक्सास फ्रीज देखा जाए, जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट हुआ उसकी वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरीके से कमज़ोर पड़ गया। तो इंडिया को भी सीख लेनी होगी कि भैया जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है क्या वो पूरी तरीके से मजबूत है वेदर को झेलने के लिए, क्योंकि करंट सिचुएशन ये हो रखी है कि वेदर चेंजेस बहुत हो रहे हैं, क्लाइमेट चेंज हो रहे हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी ऐसा होना चाहिए जो डिजास्टर को झेल सके। और जब मैंने डिजास्टर के बारे में बात की तो आपको पता होना चाहिए कोलिजन फॉर डिजास्टर रिजिलियंट टेक, ठीक है। ये इंडिया के द्वारा लॉन्च किया एक कन्वेंशन है जिसमें अलग अलग कंट्रीज आती हैं और आकर के अपना टेक शेयर करती हैं कि किस तरीके से हमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना चाहिए जिससे वो डिजास्टर को झेल सके, ठीक है। फिर 2022 का रशिया यूक्रेन वॉर ये भी दिखाता है कि भैया प्रॉब्लम अगर प्रिवेल हुई दो कंट्री के बीच में तो उसमें पिस बाकी आसपास की कंट्रीज भी सकती हैं। 2025 का इबेरियन ब्लैकआउट, इसमें क्या हुआ था, जो इबेरियन पेनिनसुला है यूरोप में, वहाँ पे जो पावर ग्रिड्स थे उसमें कुछ मैल फंक्शनिंग हुई, और इस मैल फंक्शनिंग की वजह से क्या हुआ, 10 से 12 घंटे तक कंप्लीट ब्लैकआउट हो गया था स्पेन में, पोर्चुगल में। तो ये क्या दिखा रहा है, ये सारी चीज़ें जो लिखी है मैंने आपके सामने, इसके पीछे कारण क्या है, इसके पीछे आसान सा कारण सिर्फ ये है कि ये चीज़ अगर इंडिया में कभी हो गई, इनमें से एक भी चीज़ अगर इंडिया में हो गई तो उसका क्या होगा। तो हमें लेसन लेना होगा, हमें वेट नहीं करना हो कोई प्रॉब्लम आए। तो लेसन है मतलब सोल्यूशन देना पड़ेगा। अब सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन की बात करें तो हमें 5 पिलर्स पे ध्यान देना होगा।
पहला पिलर क्या है, कोल गैसिफिकेशन। व्हाट इज कोल गैसिफिकेशन? हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, कोल की बर्निंग करते हैं, उससे कार्बन एमिशन होता है, और जो कार्बन एमिशन होता है उससे एनवायरनमेंट में वार्मिंग होती है, मतलब ग्लोबल वार्मिंग होती है बेसिक लेवल पे। और जब ग्लोबल वार्मिंग होगी तो दूसरी कंट्रीज हमारे पर प्रेशर डालेंगी, ठीक है। पेरिस क्लाइमेट गोल वो भी इंपैक्ट होगा, क्योंकि पेरिस क्लाइमेट गोल क्या कहता है, वो सिंपल कहता है भैया आपको 2 डिग्री सेल्सियस के अंडर में आपको रखनी ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। लेकिन कोल गैसिफिकेशन कैसे एक ऑल्टरनेटिव है, वो इस तरीके से, क्योंकि कोल को डायरेक्टली बर्न ना करके एक चैम्बर के अंदर डाला जाए, उसे गर्म किया जाए। इस चैम्बर के अंदर ऑक्सीजन लेवल लो रहेगा, और जब कोल को यहाँ पे गर्म किया जाएगा, इससे गैसेस रिलीज होंगी, और जो गैसेस रिलीज होंगी उन गैस का हम लोग यूज करेंगे कहाँ पे, अपनी एनर्जी डिमांड में। और जो यहाँ पे कार्बन एमिशन हो रहा था, उस कार्बन को हम लोग क्या कर लेंगे, कैप्चर कर लेंगे, ठीक है। कार्बन की कैप्चरिंग करने के बाद उसे स्टोर कर देंगे, उसी को हम लोग कहते हैं कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन, ठीक है। आपको पता होनी चाहिए कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन क्या होता है। कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन का सिंपल सा मतलब होता है कार्बन को कैप्चर करना, कैप्चर करके कहीं पे स्टोर कर देना, ठीक है। तो ये है कोल गैसिफिकेशन। और अगर हम यही कोल गैसिफिकेशन इंडिजिनियस अपनी एनर्जी फुलफिल करने के लिए करेंगे, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी कही जाती है, ठीक है। चलो अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पे कि बायोफ्यूल और रूरल एम्पावरमेंट कैसे हो सकता है, ठीक है। मतलब ये हम बात कर रहे हैं अपनी खुद की इंडिया की एनर्जी डिमांड फुलफिल करने के लिए, जिससे बाहरी डिपेंडेंस कम हो सके। मैं जितने पॉइंट्स बताऊंगा सब में एक चीज़ है, ध्यान रखना वो क्यों मैं बता रहा हूँ, जिससे हमारी जो इम्पोर्ट डिपेंडेंस है वो कम हो सके, जो हमारा $170 बिलियन इतना जा रहा है वो कम हो सके। कैसे कम होगा, जब हम अपने देश में कुछ ऐसा बना लेंगे। तो उसमें एक चीज़ और आती है इथेनॉल ब्लेंडिंग, ठीक है। बायोफ्यूल्स का मतलब क्या होता है, बायोफ्यूल्स का साधारण सा मतलब होता है जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट होते हैं, मतलब जिसमें कभी जान थी, वो चीज़ अब मर चुकी है, लेकिन वो कही क्या जाएगी, वो बायो कही जाएगी, ठीक है। उससे जो फ्यूल बनता है, उस फ्यूल को अगर हम यूज़ करें, यूज़ करके हम लोग क्या करें, इस तरीके से यूज़ करें, ऐसा टेक डेवलप करें जिससे हम एनवायरनमेंट में बोलते हैं ना पोल्यूशन भी कम करें, साथ ही साथ जो हमारी एनर्जी डिमांड है वो भी फुलफिल हो सके, ठीक है। तो इसलिए इथेनॉल ब्लेंडिंग आती है। इसमें क्या होता है, शुगर केन से जो निकला हुआ आप देखते हो मोलास देखते हो, उसको क्या करेंगे, जो आपका वाइट वाइट पूरा दिखता है शुगर केन को निचोड़ने के बाद, उसको फर्मेंट करके इथेनॉल में कन्वर्ट करके जब पेट्रोल के साथ मिक्स कर दिया जाएगा, तो उस पेट्रोल को हम लोग कहेंगे इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल। तो अगर अभी तक हम लोग 100 लीटर पेट्रोल इंपोर्ट कर रहे थे, लेकिन अब हमने 20 लीटर इथेनॉल को यूज़ कर लिया, तो अब 80 हम लोग पेट्रोल इंपोर्ट करेंगे, 20 कम हुआ। यहाँ पे 100 लीटर 20 लीटर की बात नहीं हो रही, यहाँ मिलियंस एंड मिलियंस लीटर की बात हो रही है, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा इंपैक्ट होगा। इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, इंपोर्ट में रिडक्शन कर सकते हैं। कोल गैसिफिकेशन जब होगा, इससे क्या होगा, हमारी जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल होगी, साथ ही साथ हमारा जो इंपोर्ट डिपेंडेंस है वो भी कम होगा, यहाँ पे भी कम होगा। फिर न्यूक्लियर एनर्जी, अगर हमारी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में कभी कोई प्रॉब्लम होती है, हम लोग यूरेनियम को इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो क्या कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव है, क्योंकि यूरेनियम बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है, यूरेनियम बहुत कम मात्रा में है, तो क्या कोई दूसरा एलिमेंट है, आंसर इज यस। वो कौन सा है, थोरियम। थोरियम आपको पता होना चाहिए, ये एक एलिमेंट है, और ये एलिमेंट जो है वो ओर से निकलता है। ओर क्या होता है, ओर समझ लो एक बड़ा सा रॉक है, इस रॉक को जब अच्छे से साफ काट पीट के निकाला जाएगा एक एलिमेंट, ठीक है। और वो रॉक अलग अलग टाइप्स के होते हैं, लेकिन अगर मैं थोरियम के रेफरेंस में बात करूं, तो उस रॉक का नाम क्या है, मोनाजाइट जैसे रॉक्स होते हैं, उसमें से थोरियम निकाला जाता है, ठीक है। तो यूरेनियम की जहां हम लोग थोरियम को यूज़ कर सकते हैं, अगर हमारे पास एक प्रॉपर रोड मैप होगा, तो यूरेनियम जब नहीं होगा हम थोरियम को यूज़ कर लेंगे, और जब थोरियम का यूज़ करेंगे तो उससे क्या होगा, एनर्जी डिमांड फुलफिल हो पाएगी, इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई कंसिस्टेंट रहेगी हमारे पास, ठीक है। फिर एक आता है हमारे पास बड़े बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स बनाने में पहली बात तो बहुत ज़्यादा समय लगता है, बहुत ज़्यादा कॉस्टिंग लगती है, ठीक है। तो उसका ऑल्टरनेटिव ये है कि भाई हम छोटे छोटे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स बना सकते हैं, मॉड्यूलर रिएक्टर्स बना सकते हैं, जो कि असेंबलिंग कर दी जाए उसकी जहाँ पे रिक्वायरमेंट हो। तो ये भी एक ऑप्शन है जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, टाइम को, कॉस्ट को बचा सकते हैं। आपको एक चीज़ और पता होनी चाहिए, जो भी न्यूक्लियर एनर्जी की बात हो रही है मैन मेड, उसमें कौन सा प्रोसेस होता है, वो है न्यूक्लियर फिजन। ध्यान रखिएगा, न्यूक्लियर फिजन होता है। जो न्यूक्लियर फ्यूजन होता है वो सन में होता है। अगर और आसान सी भाषा में समझाऊं क्या होता है, फ्यूजन में क्या होता है, दो एटम एक साथ मिलते हैं और मिल करके एनर्जी को जनरेट करते हैं, ठीक है। जो फिजन होता है, जो मैन मेड करते हैं, उसमें क्या होता है, आपका एक एटम को ब्रेक किया जाएगा, ब्रेक करके एनर्जी रिलीज होगी, और तब उसी एनर्जी का यूज़ करेंगे इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में। अभी तक जो पूरी ह्यूमन काइंड है उसके पास
एक बोलते हैं ना न्यूक्लियर फ्यूजन का एक प्रॉपर सस्टेनेबल सोर्स नहीं मिल पाया है, बस प्रोसेस में चल रहे हैं। चाइना उसमें कहीं ना कहीं बहुत अच्छे तरीके से काम भी कर रहा है। बट पॉइंट इज कि अगर हम लोग अपनी न्यूक्लियर एनर्जी को ढंग से ध्यान देंगे तो वो भी हमारी इंपोर्ट रिडक्शन में या इंपोर्ट डिपेंडेंस में कमी लाएगा। फिर आता है ग्रीन हाइड्रोजन। अभी जितनी भी चीज़ें आप देख रहे हो उससे इसका पर्पस क्या है? पर्पस है हाइड्रोजन। एट द एंड सब हाइड्रोजन का ही काम है, ठीक है। अगर आप लोग कोल का यूज़ कर रहे हो या फिर आप क्रूड ऑयल देख रहे हो, या क्रूड ऑयल से आप लोग पेट्रोल बन रहा है, तो पेट्रोल को जब बर्न होगा किसमें? पेट्रोल अगर गाड़ी में डालोगे, बर्न होगा, तो बर्न होने के बाद क्या होगा? हाइड्रोजन में तो कन्वर्ट होगा, है कि नहीं? तो अब यहाँ पे बात हो रही ग्रीन हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन ऐसे सोर्सेज से आना जिससे कार्बन एमिशन ना हो। तो ऐसे कौन कौन से सोर्सेज आप खुद सोच के देखो। मतलब अगर हम एक प्रॉपर तरीके से बोलते हैं ना कंप्रेस्ड बायोगैस के रेफरेंस से बात की जाए या फ्यूल सेल के रेफरेंस से बात की जाए, इसमें क्या हो रहा है? इसमें हम लोग साधारण से जो जितने भी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं उनका यूज़ कर रहे हैं और यूज़ करके कार्बन एमिशन नहीं कर रहे हैं, लेकिन उससे हाइड्रोजन हम लोग बना ले रहे हैं। तो ये चीज़ क्या दिखाती है? ग्रीन हाइड्रोजन को दिखाती है। बाय 2030 5 मिलियन टन्स पर ईयर हम लोग बाय लोकल मैन्युफैक्चरिंग का यूज़ करके हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। उसको स्टोर कर सकते हैं, साथ ही साथ हाइड्रोजन का हम लोग यूज़ भी कर सकते हैं। आपने सुना होगा हाइड्रोजन फ्यूल सेल। ये क्या है? इसके अंदर सेम ही चीज़ यही हो रही है ना कि आपको हाइड्रोजन को डाला जाएगा, वाटर डाला जाएगा बेसिकली, ठीक है। वाटर डाल के हम लोग क्या करेंगे? हाइड्रोजन एटम को निकाल लेंगे। लेकिन इससे रिलीज क्या कोई इससे रिलीज कार्बन होगा? आंसर इज नहीं। इससे रिलीज कुछ भी नहीं होगा। इसका रिलीज भाप होगा या फिर वाटर वेपर होगा इससे रिलीज। लेकिन वहीं पे देखा जाए, जो अगर हम लोग पेट्रोल को डालेंगे मशीन के अंदर तो पेट्रोल से हाइड्रोजन तो मिल जाएगा, लेकिन होगा क्या? कार्बन एमिशन होगा। और कार्बन एमिशन होगा तो उससे क्या होगा? उससे एनवायरमेंट बहुत ज़्यादा पोल्यूट होगा। फिर एक और सोर्स, इससे क्या होगा? ग्रीन हाइड्रोजन पर जब हम ध्यान देंगे तो उससे कहीं ना कहीं इंपोर्ट रिडक्शन और ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। हम लोग कमी ले आएंगे। फिर आता है पम्प्ड हाइड्रो स्टोरेज। इसके अंदर क्या होता है? जो आपके पावर ग्रिड्स होते हैं उनको ऐसी जगह पे इस तरीके से बनाना जिससे कंसिस्टेंटली इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई मिलती रहे, और उसके लिए पम्प्ड हाइड्रो स्टोरेज काफ़ी ज़्यादा सही कहा जाता है। इसका मतलब क्या होता है? मतलब साधारण सी भाषा में यह है कि पानी को थोड़ा सा हायर लेवल पे ले जाके स्टोर कर लिया जाए, और जब कभी एनर्जी की डिमांड हो, इलेक्ट्रिसिटी डिमांड हो, तो इस ऊपर पानी के पास टरबाइन लगा दिए जाएंगे, और जब ऊपर से पानी नीचे छोड़ा जाएगा बड़ी स्पीड में आएगा, तो जब टरबाइन रोटेट होंगे तो वहाँ से एनर्जी क्रिएट होगी और इलेक्ट्रिसिटी बन जाएगी, ठीक है। ऐसे ही बनती है इलेक्ट्रिसिटी जनरली डैम्स में। तो पम्प्ड हाइड्रो स्टोरेज से कनेक्टेड भी क्वेश्चन आया हुआ है यूपीएससी में, अभी 1 से 2 साल पहले ही आया हुआ है, 2023 में आई थिंक आया हुआ है। हाँ, आप एक बार सर्च करिएगा पम्प्ड हाइड्रो स्टोरेज यूपीएससी पीवाईक्यू, बस इतना लिखिए, आपके सामने आ जाएगा नेट के ऊपर, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए क्या होता है ये। बस पानी को ऊपर ले जाएंगे, मतलब स्टोर कर देंगे, हम मैन मेड तरीके से कर देंगे। अगर कभी वाटर लेवल रिवर का जनरली क्या होता है, रिवर बह रहा है, उसमें हम लोग एक डैम बना देंगे। अब जब डैम बना देंगे, वो डैम का मेन पर्पस क्या होगा? पानी को रोकेगा, और रोक के फिर यहाँ पे क्या करेगा? रिजर्वॉयर बन जाएगा। लेकिन अगर पानी में स्पीड ही ना होगी तब क्या करोगे? तो स्पीड लाने के लिए पानी को हम ले जाएंगे थोड़ा सा ऊपर, और ऊपर से फिर नीचे छोड़ेंगे, मतलब नेचुरल तरीके से एलिवेशन बनाना, ठीक है। तो ये मैंने 5 पिलर्स आपको समझाए जिसका यूज़ करके इंडिया अपनी इंपोर्ट रिडक्शन कर सकते हैं, साथ ही साथ जो इतना ट्रेड डेफिसिट है उसमें भी कमी लाई जा सकती है। आपका होमवर्क ये आपको सतत पढ़ना होगा। सतत क्या है? सतत मतलब सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव फ्यूल, कि मतलब हम दूसरे ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स कैसे बना सकते हैं, हम कैसे जो रूरल एम्प्लॉयमेंट कर सकते हैं। क्योंकि रूरल में क्या होता है? रूरल एरियाज में एग्रीकल्चर होता है। एग्रीकल्चर रेसिड्यू या वेस्ट जो निकलता है, उस वेस्ट को अगर हम सस्टेनेबल फ्यूल में यूज़ करेंगे और उसके बदले उनको पैसा देंगे, तो इससे बोलते हैं विन विन सिचुएशन है। हमें फ्यूल बनाने के लिए प्रोडक्ट मिल रहा है, बाय प्रोडक्ट मिल रहा है, वेस्ट प्रोडक्ट मिल रहा है, साथ ही साथ उसके बदले किसानों को क्या मिल रहा है? पैसा मिल रहा है। तो ये चीज़ कहीं ना क्या करेगी? इनकम को बढ़ाएगी, इंपोर्ट को रिड्यूस करेगी, हेल्थ भी इंप्रूवाइज होगी क्योंकि कार्बन एमिशन नहीं होगा, और क्लीन फ्यूल भी हमें मिलेगा इससे, ठीक है। तो ये पांचों की 5 स्ट्रेटजीज मैंने आपको समझा दी। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन आपको ऑलरेडी बताया हुआ है क्या होता है। कार्बन को कैप्चर करना फिर स्टोर कर देना, ठीक है, जिससे एटमॉस्फेयर में एंटर ना कर पाए। सिक्वेस्ट्रेशन के जनरली 2 तरीके होते हैं। एक नेचुरल तरीका, मतलब नेचर खुद ब खुद कर लेता है। आपने सुना होगा पेड़ लगाओ, पेड़ लगाने से क्या होगा? जो कार्बन प्रेजेंट है एनवायरमेंट में, वो कार्बन जो आपका पेड़ है वो अपने पास
स्टोर कर लेगा पूरी तरीके से। जब फॉरेस्ट की बात हो रही तो आपके दिमाग में मैनग्रोव्स आना चाहिए। मैनग्रोव्स बहुत बड़ी मात्रा में कार्बन का सिक्वेस्ट्रेशन करता है, कार्बन को स्टोर करता है अपने में, ठीक है, ये नेचर अपने आप करती है कार्बन को स्टोर। लेकिन अब वहीं पे अगर देखा जाए आर्टिफिशियल तरीका क्या है, तो आर्टिफिशियल तरीका ये होता है जब हम कार्बन को खुद से स्टोर कर लें, कैप्चर करें और कहीं पे स्टोर कर दें। तो कहाँ पे करेंगे, या तो भैया किसी इंडस्ट्रीज में, या कोई बोलते हैं ना अंडरग्राउंड रॉक्स में हम लोग ले जाके कर देंगे। या आपको मैंने कोल गैसिफिकेशन समझाया, उसमें क्या बताया मैंने, अगर एक चैम्बर के अंदर ऑक्सीजन कम रखी जाएगी और कोल को गर्म किया जाएगा तो जो कार्बन एमिशन होगा वो बाहर तो ही निकल रहा है, तो उसको स्टोर करके कहीं पे कैप्चर करके अगर हम लोग बोलते हैं ना उसका सीक्वेस्ट्रेशन कर देंगे तो ये भी तो कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन कहलाएगा। लेकिन नेचुरल नहीं होगा, ये आर्टिफिशियल होगा, ठीक है। एकदम सिंपल सी भाषा में कार्बन को ट्रैप कर लेना, उससे पहले मतलब आसान सी भाषा में समझो, कार्बन को ट्रैप कर लेना बिफोर इट पॉल्यूट्स द एयर। एयर को पॉल्यूट करने से पहले ही कार्बन को ट्रैप करने को ही हम लोग कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन कहते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन देखते हैं, यूपीएससी 2012 में क्वेश्चन आया। क्वेश्चन पूछा गया है किसके ऊपर, आप ध्यान देखिए, थोरियम के ऊपर पूछा गया है। क्वेश्चन ये है कि भैया टू मीट रैपिडली ग्रोइंग एनर्जी डिमांड, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि थोरियम के ऊपर हमें स्विच करना होगा एज अ न्यूक्लियर एनर्जी फ्यूल। इन दिस कॉन्टेक्स्ट व्हाट एडवांटेजेस दस थोरियम हैड होल्ड ओवर यूरेनियम। आपको ये बताना है थोरियम कौन कौन से एडवांटेजेस हैं यूरेनियम के ऊपर थोरियम के। तो थोरियम इज फार मोर अबंडेंट इन नेचर, ऑब्वियसली आपको ऑलरेडी पता है। ऑन द बेसिस ऑफ पर यूनिट मास ऑफ माइंड मिनरल थोरियम कैन जनरेट मोर एनर्जी, यस इट इज ऑल्सो पॉसिबल। थोरियम प्रोड्यूसेस लेस हार्मफुल वेस्ट कंपेयर टू यूरेनियम, ये भी सही है, ठीक है। तो तीनों इसमें सही है, लेकिन आपको एक बार थोरियम के बारे में पता होना चाहिए। थोरियम वर्सेस यूरेनियम आप एक बार पढ़िएगा तो आपको अच्छा खासा आइडिया लग जाएगा क्या है दोनों में डिफरेंसेस। नेक्स्ट आर्टिकल 2022 में आया था, विद रेफरेंस टू इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, मोनोजाइट इज अ सोर्स ऑफ रेयर, अगेन मोनोजाइट, अभी मैंने आपको बताया मोनोजाइट से क्या निकल रहा है, थोरियम। मोनोजाइट कंटेन थोरियम, ये भी मैंने आपको बताया। मोनोजाइट ऑकर्स नेचुरली इन द एंटायर इंडियन कोस्टल सैंड इन दी इंडिया। अब आप सोच के देखो, क्या मोनोजाइट नेचुरली एंटायर इंडियन कोस्टल सैंड में होता है, समझ के देखो। फिर चौथा स्टेटमेंट क्या आता है, इन इंडिया गवर्नमेंट बॉडीज ओनली कैन प्रोसेस एंड एक्सपोर्ट मोनोजाइट। तो ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि जो रेयर अर्थ एलिमेंट होते हैं वो प्राइवेट प्लेयर्स उसको नहीं एक्सपोर्ट कर सकते हैं या प्रोसेस नहीं कर सकते हैं। ये हक केवल और केवल गवर्नमेंट के पास होता है कि वो ही केवल, जिसे कहते हैं ना, जो मोनोजाइट होते हैं या रेयर अर्थ एलिमेंट होते हैं उनको वो लोग प्रोसेस और एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो 3 ये सही नहीं है। अगर पूरे कोस्टल एरिया में हो जाएगा तब तो कोई भी ले लेगा उस चीज़ को, तो 1, 2 एंड 4 इज द राइट वन। फिर अब आप समझो यहाँ पे बात हो रही है पेट्रोलियम की, तो पेट्रोलियम से कनेक्टेड भी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि पेट्रोलियम है तो कनेक्टेड किससे है, क्रूड से है। तो क्रूड ऑयल आ कैसे रहा है बेसिकली, ठीक है। तो क्रूड ऑयल के लिए पहली चीज़ तो क्या होती है, उसे लोकेट किया जाता है, किसी एरिया को ड्रिलिंग की जाती है, केसिंग लगाई जाती है, मतलब पाइप डाली जाएगी, फिर एक्सट्रैक्ट किया जाएगा, क्रूड ऑयल को एक्सट्रैक्ट करके ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो जो क्रूड ऑयल के बेंचमार्क हैं वो कौन कौन से हैं, पहला तो ब्रेंट है, WTI है और दुबई ओमान है। अब सोचो सर ये सब है क्या आसान सी भाषा में, ब्रेंट मतलब क्या है, ब्रेंट नॉर्थ सी जो है यूनाइटेड किंगडम के पास, उस सी में जब आपका क्रूड ऑयल निकाला जाएगा तो उसे हम लोग ब्रेंट कहेंगे। जब यूएसए से निकलेगा तो WTI कहेंगे। दुबई ओमान, अगर वो मिडिल ईस्ट से ऑयल निकल रहा है तो उसे हम लोग दुबई ओमान कहेंगे। और इसीलिए इन लोगों ने अपना स्टैंडर्ड बना दिया, ठीक है। तो जो ब्रेंट क्रूड ऑयल है ये एक मेजर ग्लोबल बेंचमार्क कहा जाता है। और जो अलग अलग रीजन में हो रहा है तो अलग अलग रीजन्स में अलग अलग इम्प्यूरिटीज़ होंगी, अलग अलग वहाँ पे, क्योंकि नेचर ने ये थोड़ी कहा भैया हाँ हम एकदम यूनिफॉर्म रखेंगे इस पर्टिकुलर क्रूड ऑयल में, हम केवल इतना ही गंदगी फैलाएंगे या केवल इतने ही इंप्योरिटीज होंगी किसी और, ऐसा नहीं होता। हर एक फीचर हो, जो ब्रेंट ऑयल होता है वो लाइट होता है, स्वीट होता है। वो जो आपका WTI होता है, वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट कहते हैं WTI को, ठीक है। इसका मतलब सिंपल ये समझो, जो क्रूड ऑयल है, तेल निकाला जा रहा है यूएस से और इसी को हम लोग WTI कह रहे हैं, ठीक है। जो दुबई ओमान में होता है वो मीडियम और सौर होता है। अब बोलो सर ये बताया क्यों आपने, बताने के पीछे रीजन आप ये भी समझ लो, नॉर्थ सी वाला समझ लो। नॉर्थ सी से कनेक्टेड क्या है, नॉर्वे है, डेनमार्क, नीदरलैंड, जर्मनी। आपको ये पूरा नॉर्थ जो सी है उसकी बॉर्डरिंग कंट्रीज पता होनी चाहिए। क्यों पता होनी चाहिए, रीजन इज 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्या पूछा गया है, फिनलैंड, जर्मनी, नॉर्वे, रशिया, हाउ मेनी ऑफ द अबव कंट्रीज हैव अ बॉर्डर विद नॉर्थ सी। अभी आपको खुद से देखना है, इसको देखिए और फिर आप आंसर करिए। फिर 2011 में क्वेश्चन देखिए, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ग्लोबल ऑयल प्राइसेस ब्रेंट क्रूड ऑयल इज फ्रीक्वेंटली रेफर्ड टू इन न्यूज, व्हाट डज इट इंप्लाई, इट इज अ मेजर ऑयल क्रूड, definitely it is major, it is sourced from North Sea,
ये भी मैंने आपको बताया। इट डज नॉट कंटेन सल्फर। अगेन कभी भी कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट में कही जाए कि ये इसमें नहीं कंटेन होता, तो आप सोच के देखो नेचर में क्या कोई पर्टिकुलर चीज़ है कि होगी ही नहीं, व्हाट इफ हो गई तो ये चीज़ गलत है। तो 1 and 2 इज द राइट वन। दिस इज द रीज़न मैंने आपको क्यों समझाया ये पूरा का पूरा बेंचमार्क। बेंचमार्क का मतलब क्या होता है, एक ग्राउंड, जिस ग्राउंड पे ऑयल को बोलते हैं ना स्टैंडर्ड या उसके फीचर्स को चेक किया जाएगा, टेस्ट किया जाएगा। ठीक है, चलो अब आते हैं जो क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन क्या था, पेट्रोलियम रिफाइनरीज आर नॉट नेसेसरली लोकेटेड नियर क्रूड ऑयल प्रोड्यूसिंग एरियाज पर्टिकुलरली इन मेनी ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज। तो यहाँ पे एक चीज देखना है कि इंडिया के लिए क्या चैलेंज है, क्योंकि जो पेट्रोलियम रिफाइनरीज हैं इंडिया में, नोटिस करो इंडिया में हमारे पास बोलते हैं ना ऑयल प्रोड्यूसिंग एरियाज उतने नहीं ज़्यादा हैं जितना पेट्रोलियम रिफाइनरीज हैं। तो पेट्रोलियम रिफाइनरीज करती क्या है, जो बाहर से क्रूड ऑयल आता है उसको रिफाइन करते हैं हम लोग, है कि नहीं। तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए चैलेंज है। जो क्रूड ऑयल प्रोड्यूस किसी दूसरे देश में हो रहा है, इंपोर्ट होके हम ला रहे हैं फिर रिफाइन कर रहे हैं, तो किस तरीके से चैलेंज है। चैलेंज में पहले तो हाई इंपोर्ट डिपेंडेंसी, यही आर्टिकल में डिस्कस हुआ है, आप इसको डाल सकते हैं। जियोपॉलिटिकल रिस्क, ये भी मैंने आपको समझाया, मैंने 5 से 6 एग्जाम्पल दिए, आप याद करो यौम किपुर वॉर वाला, वो भी इंक्लूड कर सकते हो। लॉजिस्टिक्स कॉस्ट भी एक बहुत बड़ा रीज़न होता है। अगर हम ईरान से रशिया से लेके आ रहे हैं तो लॉजिस्टिक कॉस्ट भी तो जाएगी। करेंसी प्रेशर आपको ऑलरेडी समझाया, 170 बिलियन तक का हमारे पास जो हो रखा है, अगर और बढ़ेगा तो डेप्रिसिएशन ही तो होगा ना। साथ ही साथ जो रिफाइनरी है उसका ओवर कैपेसिटी का भी रिस्क हो जाता है कभी कभी, है कि नहीं। अगर हमारी जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, या कभी अगर कम हो गई डिमांड और सप्लाई ज़्यादा हो रखी, तब क्या होगा, जो रिफाइनरी है उनके पास बहुत ज़्यादा कैपेसिटी नहीं है। और साथ ही साथ इसका इन्वायरमेंट इम्पैक्ट। तो ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको समझाए क्या क्या चैलेंज है, जिसका एक हमें पता होना चाहिए कि जो पेट्रोलियम रिफाइनरीज होती हैं वो किस तरीके से डेवलपिंग कंट्रीज में, एक बोलते हैं ना जब बाहर से हम लोग क्रूड ऑयल को मंगा रहे हैं तो किस तरीके से चैलेंज होगा एज अ कंट्री, अगर इंडिविजुअल इंडिया के रेफरेंस से बात की जाए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे आपको सारे पॉइंट्स उसके समझा दिए। अब आते हैं हम लोग एक नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, जब बात हो रही है एनर्जी के ऊपर, बात हो रही है कि किस तरीके से हमें बोलते हैं ना अपनी खुद की एनर्जी डिमांड को फुलफिल करना है, तो वहाँ पे हमें पता भी होना चाहिए शेल गैस के रेफरेंस में शेल गैस क्या होती है, क्योंकि ये भी एक सस्टेनेबल, कहीं ना कहीं देखो सस्टेनेबल तो नहीं है बेसिकली ये, बट शेल गैस के बारे में आपको पता होना चाहिए। शेल गैस क्या होता है, जो रॉक्स होते हैं, एक शेल रॉक्स, उनके बीच में जो गैसेस छिपी होती है उन्हीं को हम लोग शेल गैसेस कहते हैं। ठीक है, अब आप कहाँ कहाँ पे हैं आपको वो पता होना चाहिए। कैम्बे बेसिन, ये जितनी बेसिन्स हैं एक बार आप पढ़ लेना, यहाँ पे आपका शेल गैसेस का एक्सप्लोरेशन जनरली होता है। अब उसके लिए आप क्वेश्चन 2016 में पूछा गया है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन ऑफ इंडिया आर शेल गैस रिसोर्सेज फाउंड, कैम्बे, कावेरी, कृष्णा गोदावरी बेसिन। तो आप आसानी से, जो कैम्बे है हाँ है, कावेरी है ऑब्वियसली, कृष्णा गोदावरी, तो आप बोल सकते हो 1 2 3 इज द राइट वन। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि शेल गैसेस का यूज़ किस लिए होता है। अगर शेल जो रॉक्स हैं अगर वहाँ से गैस निकाली जाएगी तो इस गैस का हम लोग यूज़ करेंगे किस लिए, एनर्जी में यूज़ करते हैं। ठीक है, हम लोग इसका यूज़ करते हैं जो डिफरेंट एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है उसको फुलफिल करने में, राइट। ये रीज़न था, मैंने आपको बोलते हैं ना एनर्जी के ऊपर बात चल रही है तो इससे कनेक्टेड जो चीज़ें मुझे समझ में आई वो चीज़ मैं आपके लिए लेके चलाया। अब देखते हैं यूपीएससी 2014 में क्वेश्चन पूछा गया विद रेफरेंस टू 2 नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस, कोल बेड मीथेन एंड शेल गैस। अगेन क्वेश्चन पूछा गया है, अभी क्वेश्चन आपको खुद से करना है। ठीक है, ये आप एक बार पढ़िए क्वेश्चन। ये सिर्फ रीज़न क्या है ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे पास जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो हम कैसे कैसे फुलफिल कर सकते हैं। लेकिन इसमें अगर एक स्टेटमेंट देखो ध्यान से अगर पढ़ोगे, लिखा क्या हुआ है, कोल बेड मीथेन इज प्योर मीथेन गैस एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम कोल सीम्स वाइल शेल गैस इज अ मिक्सचर ऑफ प्रोपेन ब्यूटेन ओनली। देखो यहाँ पे जो ओनली लिख दिया, मैंने हमेशा कहा है नेचर में कभी कोई चीज़ पर्टिकुलर फॉर्म में एग्जिस्ट करती ही नहीं। अगर कोई भी नेचर बेस्ड चीज़ है और उसमें एक लिमिटेशन लगा दी ओनली, नन, एनी, तो ध्यान समझ लो कि वो चीज़ गलत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे ओनली लगाया, आप आसानी से गलत कर सकते हो। फिर लिखा हुआ है इन इंडिया अबंडेंट कोल बेड मीथेन सोर्स एग्जिस्ट बट सो फार नो शेल गैस सोर्सेज हैव बीन फाउंड। आप सोच के देखो, क्या एक भी शेल गैस के एक्सप्लोरेशन नहीं फाउंड होंगे। यहाँ पे क्या है, ये सब आपका शेल गैस वाले ही तो है, और यहाँ पे क्या कह रहे हैं, नो शेल गैस सोर्सेज हैव बीन फाउंड। तो दोनों स्टेटमेंट आपके गलत हो जाएंगे। लेकिन फिर भी आप इसको एक बार पढ़िए, कोल बेड मीथेन क्या होता है, शेल गैस क्या होता है। ठीक है, 2023 का क्वेश्चन देखिए, ये आप खुद से करिएगा। ठीक है, एक बार पढ़िए। मेन चीज़ क्या है, कार्बन कैप्चर और सीक्वेस्ट्रेशन के ऊपर। बहुत ही आसान सवाल है, मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है कैसे। आप याद करिए जो मैंने आपको आर्टिफिशियल कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन समझाया था, ये एग्जैक्टली उसी से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, 2012 में क्वेश्चन पूछा गया किसके ऊपर,
कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन के ऊपर। इसको भी एक बार पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन क्या है, कैंटर बंडिंग, रिले क्रॉपिंग और जीरो टिलेज। तो जीरो टिलेज में क्या होता है, जो खेत होता है उसकी मिट्टी को हम लोग बहुत ज़्यादा नहीं छेड़ते हैं, ठीक है, नहीं छेड़ेंगे तो उसमें कार्बन स्टोर रहेगा, तो ये सही है। रिले क्रॉपिंग, कैंटर बंडिंग, ये सब क्या है, ये फार्मिंग टेक्निक्स हैं, इसमें कार्बन नहीं वो होता है, ठीक है, तो इसमें आप आसानी से बता सकते हो 3 ओनली इज द राइट वन। फिर आप देखो ये 2017 का क्वेश्चन है, किस चीज़ के ऊपर है, ये क्वेश्चन पूछा गया है आपका ग्लोबल वार्मिंग में किस तरीके से एंथ्रोपोजेनिक एमिशन जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, उस चीज को हम कैसे स्टोर कर सकते हैं, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। आप नोटिस कर रहे हो कितने कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन के ऊपर सवाल आए हुए हैं। स्टार्टिंग मैंने कहाँ से की थी, एडिटोरियल में। एडिटोरियल में बात किसके ऊपर हो रही थी, कार्बन एमिशन रिडक्शन के ऊपर, कोल गैसिफिकेशन के ऊपर बात हुई थी। वहां पे मैंने कहा था कोल को, जो कार्बन गैस है उसको क्या करना, स्टोर करना, उसका सिक्वेस्ट्रेशन करना। और यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि उसी से कनेक्टेड क्वेश्चंस आपको दिखते जा रहे हैं, ठीक है। फिर 2020 का क्वेश्चन, वो भी किस चीज़ के ऊपर पूछा गया, आप देखो जीरो टिलेज एग्रीकल्चर। सेम देखो यहाँ पे भी जीरो टिलेज था, बस यहाँ पे क्या था, एक सिंगल ऑप्शन में रखा गया था और यहाँ पे स्टेटमेंट बना के दे दिया गया है, ठीक है। इसमें जो ये पॉइंट्स लिखे हैं ये पहले भी आ चुके हैं, आप नोटिस करो यहाँ पे ये जो पॉइंट्स हैं, इस पॉइंट को किसी दूसरे क्वेश्चन में जोड़ के बना दिया यूपीएससी ने। जब मैं आपको सीरीज में समझाऊंगा, आपको इन डिटेल बताऊंगा कैसे कनेक्शन है, यूपीएससी सवाल पूछ कैसे रहा है, ठीक है। लेकिन अभी क्या है, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन के ऊपर सवाल है, ठीक है। चलो अब आते हैं हम लोग इंडिया जापान की जॉइंट क्रेडिटिंग मैकेनिज्म के ऊपर, ये है क्या, ठीक है। इंडिया और जापान ने क्या साइन किया है, मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन साइन किया है। इसमें क्या होगा, जो जापानीज हैं वो इन्वेस्ट करेंगे इंडिया में लो कार्बन टेक में, ठीक है। जो डेवलपिंग कंट्रीज होता है, मतलब इंडिया भी एक डेवलपिंग कंट्री है, तो जापान आकर के यहाँ पे लो कार्बन टेक है उसमें क्या करेगा, इन्वेस्ट करेगा। इन्वेस्ट करने से क्या होगा, एमिशन रिडक्शन होगा। अगर हम बोलते हैं ना, जापान आ करके इंडिया में जो एक फैक्ट्री लगाएगा, ठीक है, और वो फैक्ट्री जो है उस जहाँ पे अभी तक एक ऐसी फैक्ट्री थी जो कि बहुत ज़्यादा कार्बन एमिशन कर रही थी, लेकिन अब उस फैक्ट्री को हटा के एक फैक्ट्री बी लगाएगा जापान, और उस बी फैक्ट्री में अगर ये देखा जाए कि वहाँ पे एमिशन कम हो रहा है, तो जितना कम एमिशन होगा तो वो उतना कम कार्बन क्रेडिट मिलेगा जापान को। ध्यान रखिएगा, कार्बन क्रेडिट मतलब होता क्या है, कार्बन क्रेडिट मतलब अगर 100 यूनिट कहा गया है भैया 100 यूनिट के ऊपर जो करेगा उसे कार्बन क्रेडिट खरीदना पड़ेगा, लेकिन अगर 100 यूनिट के अंदर में कर दिया, अगर 80 यूनिट कर दिया तो 20 यूनिट क्या है, 20 यूनिट को वो लोग बेच सकते हैं, यही तो होता है कार्बन क्रेडिट। तो अब यहाँ पे जापान अगर आ करके लो कार्बन टेक को में इन्वेस्टमेंट करेगा तो इससे क्या होगा, कार्बन क्रेडिट मिलेगा जापान को, और उस कार्बन क्रेडिट का यूज कर सकता है जापान, किस लिए, ट्रेडिंग करने के लिए। खुद का बेनिफिट इंडिया के लिए क्या है, इंडिया के लिए ये बेनिफिट होगा, इन्वेस्टमेंट होगा, टेक ट्रांसफर होगा, कैपेसिटी बिल्डिंग होगी, डोमेस्टिक इकोसिस्टम बनेगा, लो कार्बन टेक हाई टेक इंटरवेंशन होगा जापान की तरफ से, ग्रीन हाउस गैस एमिशन भी रिड्यूस होगी, क्योंकि इंडिया में क्या है, फॉसिल फ्यूल बेस्ड जो इंडस्ट्रीज है बहुत ज़्यादा है। अब अगर आके जापान अगर लो कार्बन उसमें करेगा तो उससे क्या होगा, जो हाई वाले हैं वो रिड्यूस होंगे, इसमें कार्बन मतलब इंडिया का भी फायदा इस फॉर्म में होगा कि पहली चीज़ तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, इन्वेस्टमेंट होगा, और कार्बन जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन है वो रिड्यूस होगा। जापान का फायदा क्या होगा, जापान का फायदा ये होगा कि उसे कार्बन क्रेडिट मिलेगा, साथ ही साथ जो प्रॉफिट मिलेगा वो अलग अपनी जहाँ पे, ठीक है। तो ये एक बेसिक पूरा मैंने इंडिया जापान का जॉइंट क्रेडिटिंग मैकेनिज्म आपको समझा दिया। क्वेश्चन ये कि जापान प्रेफर क्यों कर रहा है, मतलब जापान खुद की भी तो प्रेफर कर सकता है ना कि इन्वेस्टमेंट इंडिया में करने के बजाय खुद की कंट्री में क्यों नहीं वो लो कार्बन एमिशन के जो टेक होते हैं इन्वेस्ट कर दे। तो रीज़न क्या है, कॉस्ट एफिशिएंसी। जापान ने ऑलरेडी अपनी कंट्रीज में बहुत सारी चीज़ें कर दी हैं, लेकिन अगर आसान सी भाषा में देखो, अगर यहाँ पे एक ए फैक्ट्री, जैसे मैंने आपको ही बताया, ए फैक्ट्री यहाँ पे 100 यूनिट का कार्बन एमिशन कर रही थी, ठीक है। यहाँ पे बी फैक्ट्री जब आएगी और ये बी फैक्ट्री जो अगर जापान लगाएगा केवल 10 यूनिट का करेगी, तो यहाँ पे कितना रिडक्शन हुआ, 90 हुआ। लेकिन अगर मान लो जापान में एक फैक्ट्री है वो कर रही है 50 यूनिट का, क्या कर रही है, बर्निंग कर रही है कार्बन की, और जापान ने क्या कहा, चलो इसको हम और रिड्यूस करते हैं, तो और रिड्यूस किया, तो अब जो बी फैक्ट्री बनेगी जापान में वो 30 यूनिट कर रही है, तो केवल 20 ही तो हुआ ना, तो उनको यूनिट कितना मिला, 20 में, लेकिन यहाँ देखो 90 मिल रहा है। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं एक फ़ायदेमंद होती है जापान के लिए, इम्पैक्ट ज़्यादा होता है, जो प्रोजेक्ट की कॉस्ट होती है वो कंपैरेटिवली कम होती है डेवलपिंग कंट्रीज़ में कंपेयर टू अगर अपने में लगाएंगे तो उसमें कॉस्टिंग ज़्यादा आएगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये एक रीज़न है जो जापान चाहता है।
साथ ही साथ जो पेरिस एग्रीमेंट है उसमें बात क्या है, हम जितना कार्बन क्रेडिट होगा उतना ज़्यादा अच्छा है। अब जापान अपनी खुद की कंट्री में अगर लो कार्बन टैक्स लगाएगा तो उससे उसे कार्बन क्रेडिट उतने नहीं मिलने जा रहे हैं, लेकिन अगर डेवलपिंग कंट्रीज में लगाएगा तो आपको भी एग्जाम्पल पता है 90 कार्बन क्रेडिट मिल रहा है, तो इस कार्बन क्रेडिट का यूज़ भी तो कर सकता है ना जापान। तो ये है रीज़न क्यों जापान प्रेफर करता है दूसरी जहाँ पे। साथ ही साथ इसके साथ एक और चीज़ आती है, इंटरनेशनल कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग में ही बात हुई है कि अब एज पर पेरिस एग्रीमेंट आर्टिकल 6.2 क्या होगा, हम लोग अपने कार्बन को ट्रेड कर सकते हैं बेसिकली, है कि नहीं। अब जापान भी क्या करेगा, जापान जब लो टेक में लगाएगा तो उससे क्या होगा, उसको क्या मिलेगा, कार्बन क्रेडिट मिलेगा, उसको ट्रेड कर पाएगा। तो इंडिया भी तो सेम कर सकती है ना, इंडिया भी सेम चीज़ करेगी, तो इससे इंडिया का क्या होगा, इंडिया की जो नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन है, ये मैंने आपको समझाया था नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन होता क्या है, ये किसी भी कंट्री का जो एक गोल होता है बेसिक फॉर्म में, ठीक है, कि हम लोग अपने कंट्री में कितना एमिशन करेंगे, हमारे क्या क्या कमिटमेंट्स हैं आने वाले 5 से 6 साल में, 10 साल में हम लोग कमिट करते हैं बेसिकली, हम कितना कंट्रीब्यूट करेंगे टू रिड्यूस क्लाइमेट गोल्स, टू रिड्यूस कार्बन एमिशन, ठीक है। तो जो पेरिस एग्रीमेंट है वो तो कहता है कि भैया कार्बन ट्रेडिंग हो सकती है, लेकिन साथ ही साथ ये भी पता होना चाहिए कि अगर हम लोग जो अगर लो कार्बन टेक अगर जापान का इंडिया में आएगा तो इससे क्या होगा, इंडिया का एनडीसी इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि इंडिया का एनडीसी क्या कहता है, हम कह रहे हैं कि भैया हम लोग बाय 2030 रिडक्शन करेंगे, तो जापान तो आके मदद ही कर रहा है ना रिडक्शन करने में, तो एक बोलते हैं ना चेरी ऑन अ केक वाला हाल हो जाएगा। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छी है। अगर इंडिया के एनडीसी गोल की बात की जाए तो उसने ये चीज़ कही है कि भैया हम लोग अपने एमिशन की इंटेंसिटी बाय 45% रिड्यूस कर देंगे, ठीक है। साथ ही साथ अगर देखा जाए इंडिया में कौन सी बॉडी है जो इस चीज़ को ओवरसी करती है, वो है नेशनल डेजिग्नेटेड अथॉरिटी, जिसका मेन काम क्या है, प्रोजेक्ट्स का अप्रूवल देना, इवैल्यूएट करना कितना एमिशन करेंगी, कितना रिडक्शन करेंगी, जो कार्बन मार्केट है उसकी पूरी फंक्शनिंग को समझना, ये एक तरीके से बॉडी बनाई गई है। तो अब जो जापान यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेगा तो उस चीज़ को ओवरसी कौन करेगा, नेशनल डेजिग्नेटेड अथॉरिटी ओवरसी करेगी कि कितना कार्बन एमिशन कम हो रहा है उससे। अब इसी से कनेक्टेड अगर आप क्वेश्चन से एक बार देखोगे तो ये चीज़ मैंने आपको इससे पहले 2 से 3 दिन पहले एक आर्टिकल था जहाँ पे नेशनल डेजिग्नेटेड अथॉरिटी के बारे में बताया था कि वो सेटअप की गई है कार्बन एमिशन रिड्यूस करने के लिए, ठीक है। ये क्या होगी, बॉडी होगी जो मार्केट में ट्रेडिंग करेगी, किस चीज़ की, कार्बन की ट्रेडिंग करने में मदद करेगी। 21 मेंबर की कमेटी है, एनवायरमेंट मिनिस्ट्री के जो सेक्रेटरी हैं उनके द्वारा हेड की जाएगी। इनका मेन फंक्शन क्या है, जो एमिशन रिड्यूसिंग रिडक्शन होता है कार्बन का, वो जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं जिसमें एमिशन का रिडक्शन होता है उसकी ट्रेडिंग करने में कहीं ना कहीं ट्रेडिंग करने में मदद करेगा। कौन, नेशनल डेजिग्नेटेड अथॉरिटी। फिर ये इवैल्यूएट करेगा प्रोजेक्ट्स को, ऑथराइज करेगा प्रोडक्ट को, और साथ ही साथ जितने भी एमिशन रिडक्शन यूनिट्स होती हैं उन जितने भी उसके रेफरेंस से प्रोजेक्ट्स बनाए जाते हैं उन सभी प्रोजेक्ट्स को ये मॉनिटर करेगा कि भैया हम लोग केवल ये नहीं कि ट्रेडिंग करने में मदद करेंगे, बल्कि साथ ही साथ ये भी देखेगा कि अगर कोई फैक्ट्री बना रही है, बन रही है, तो कितना ज़्यादा एमिशन कर रही है, वो कितना ज़्यादा अपने क्लाइमेट गोल्स को फुलफिल कर रही है। तो ये बेसिक आपको मैंने ऑलरेडी समझा दिया, लेकिन फिर भी मैंने आपको एक बार बता दिया, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए कि ये चीज़ आपका आर्टिकल 6 जो पेरिस क्लाइमेट गोल का आप लोग देखते हो, ये COP29 में फाइनलाइज हुआ था, जिसमें बताया गया भैया किस तरीके से कार्बन ट्रेडिंग होगी। पेरिस गोल में क्या है कि भैया हमें अपना ग्रीन जो बोलते हैं ना ग्लोबल वार्मिंग है वो रिड्यूस करनी होगी, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग रिड्यूस करने के लिए हमें क्या होगा, एमिशन कम करना पड़ेगा। तो एमिशन कम करने के लिए हम क्या करेंगे, कार्बन का रिडक्शन करेंगे, कार्बन रिडक्शन करेंगे तो कार्बन ट्रेडिंग करेंगे। तो वहीं पे कार्बन मार्केट की स्टार्टिंग हुई कब, COP29, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। पेरिस एग्रीमेंट आपको ऑलरेडी बताया लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल ट्रीटी है ये, राइट। अब देखो यूपीएससी 2016 में इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन क्या है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया क्या होता है नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। आप एक बार पढ़िए, आपको आसानी से पढ़ते ही समझ में आ जाएगा। कार्बन मार्केट क्या होती है, ये बाइंग और सेलिंग जहाँ पे कार्बन क्रेडिट की होती है, इसको हम लोग कार्बन मार्केट कहते हैं। मान लो आप एक सप्लायर हो ए, मैं सप्लायर बी हूँ, आपने 100 यूनिट कार्बन बर्न किया, मैंने 80 यूनिट बर्न किया। गवर्नमेंट ने कहा कि भैया जो लोग 100 यूनिट के ऊपर करेंगे या लेट्स से 90 यूनिट के ऊपर करेंगे उनको कार्बन खरीदना पड़ेगा। तो आपने कितना किया है, आपने तो 100 कर दिया, मतलब 10 ज़्यादा किया हुआ है, और मैंने 10 कम किया है, तो आप आके 10 मुझसे खरीद सकते हो। तो मैं क्या करूँगा, मुझे उतना प्रॉफिट मिल जाएगा, आप मुझे पैसा दे दोगे, मतलब अगर मैं कम करूँगा तो मुझे प्रॉफिट भी तो मिलेगा ना उससे। तो ये इसका मेन पर्पस क्या है, ग्रीन हाउस गैस एमिशन को रिडक्शन करना, ठीक है। 23 में क्वेश्चन पूछा गया, कार्बन मार्केट आर लाइकली टू वन ऑफ द मोस्ट वाइड स्प्रेड टूल इन फाइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज। आप नोटिस कर रहे हो कार्बन मार्केट के ऊपर ही सवाल पूछा गया है, एक बार आप पढ़ेंगे
एग्जैक्टली आसानी समझ में आ जाए, क्योंकि यूपीएससी बोलते हैं ना कॉन्सेप्ट से ज़्यादा वो स्टेटमेंट पे ध्यान दो, वो किस तरीके से क्वेश्चन को फ्रेम कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो कार्बन मार्केट ट्रांसफर रिसोर्सेज फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर टू दी स्टेट, क्या ऐसा है? नहीं, कार्बन मार्केट में ये नहीं होता। कार्बन मार्केट में बेसिकली बस क्या होती है, ट्रेडिंग होती है आसान सी भाषा में, जहाँ पे अलग अलग फैक्ट्रीज आके अपने कार्बन क्रेडिट को बेचते हैं और सेल करते हैं। यहाँ पे रिसोर्स ट्रांसफर नहीं होता प्राइवेट टू स्टेट। तो आसानी से बोल सकते हो कि सी इज द राइट वन। ठीक है, 2014 में देखिए फिर क्वेश्चन आया हुआ, किस चीज़ के ऊपर है? क्वेश्चन पूछा गया पेरिस क्लाइमेट गोल के ऊपर पूछा गया। एक बार आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा हो कैसे ये कार्बन मार्केट कनेक्टेड है एक साथ। ठीक है, आपको पता होना चाहिए ग्रीन क्लाइमेट फंड क्या है। ये ग्लोबल फंड है जो 2010 में बनाया गया था। किसने बनाया था? UNFCCC, जिसे हम लोग कहते हैं यूनाइटेड नेशन फोरम फॉर क्लाइमेट चेंज, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? डेवलपिंग कंट्रीज की मदद करना, उनके जो क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन प्लान्स होते हैं उनको अडेप्ट करने में हेल्प करना। ठीक है, एक फंड बनाया गया, इस फंड का यूज होगा क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन के लिए। इसका फाउंडर कहाँ पे कैसे था? UNFCCC के बोलते हैं ना निगरानी में ये चीज़ फाउंड हुई थी। COP16 कैनकम मैक्सिको में ये क्रिएट किया गया था। आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। अब फिर सोचो सर ग्रीन क्लाइमेट फंड क्यों आया? रीजन इज दिस, 2015 में ग्रीन क्लाइमेट फंड पे पूछा गया था। स्ट्रेट अवे पूछा गया है, इट इज फाउंडेड अंडर एजीज ऑफ यूनिसेफ। मैंने आपको ऑलरेडी बताया इट इज फाउंडेड अंडर UNFCCC, तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। ये क्या है? इट इज इंटेंडेड टू असिस्ट डेवलपिंग कंट्रीज इन एडेप्टेशन एंड मिटिगेशन प्रैक्टिसेस टू काउंटर क्लाइमेट चेंजेस। तो ये सही है, क्योंकि यही तो क्लाइमेट चेंज का मतलब है ना, कि वो मिटिगेशन स्ट्रैटेजी बनाने में, एडेप्टेशन करने में मदद करेगा। ठीक है, अगेन यूपीएससी 2006 में क्वेश्चन आया, UNFCCC मीटिंग 2015 पेरिस के ऊपर आया हुआ है, पेरिस क्लाइमेट गोल के ऊपर। द एग्रीमेंट वाज साइंड बाय ऑल मेंबर्स। क्या सारे के सारे, पहली बात तो आपको पता है लीगली बाइंडिंग ट्रीटी है पेरिस एग्रीमेंट, तो क्या सारे साइन कर देंगे? आंसर इज नहीं। फिर ये कह रहा है कि भाई साहब जो एग्रीमेंट है ये ग्रीन हाउस गैस का लिमिटेशन करता है, जिससे जो ग्लोबल वार्मिंग है 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा ना हो। यही सेम चीज़ तो पेरिस एग्रीमेंट में बताई गई है। फिर साथ ही साथ थर्ड चीज़ क्या कह रही है? थर्ड चीज़ कह रही है कि स्टेटमेंट कह रहा है डेवलपिंग कंट्रीज एक्नॉलेज हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब डेवलप कंट्रीज जो हैं उन्होंने एक्नॉलेज किया है कि वो लोग $1000 बिलियन जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज को देंगे। मतलब उल्टा चोर कोतवाल को, ये वही चीज़ हो जाएगी ना। मतलब चोर चोरी करके बोलेगा हाँ मैंने चोरी किया, अब मैं सारा लौटा भी रहा हूँ। डेवलप कंट्रीज कभी नहीं बोलती कि हम लोग नुकसान पहुंचा रहे हैं जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं। जो डेवलपिंग कंट्रीज है वो कहती हैं कि भैया ये डेवलप कंट्रीज वाले क्या कर रहे हैं, ये लोग इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहे हैं, जो गंदगी हो रही है, जो भी एमिशन हो रहा है, उससे डिजास्टर हमारे छोटे छोटे नेशंस पे आ रही है। तो ये गलत है। ठीक है, इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो बी इज द राइट वन। आई होप आपको इतना अच्छा खासा आइडिया, लगभग टोटल अप्रॉक्सीमेटली मैंने 10 से 12 क्वेश्चन ले लिए। ठीक है, चलो अब आते हैं हम लोग ड्रैगन फ्लाई के ऊपर। एक स्पीशीज है जिसका नाम क्या है आपका? क्रोकोथिमिस इराइथ्रिया। ठीक है, क्रोकोथिमिस इराइथ्रिया। अब ये क्या है? ये एक ड्रैगन फ्लाई की स्पीशीज है जो कि पहले कही गई थी भैया अब ये खत्म हो चुकी है, लेकिन अब दोबारा इसकी रीडिस्कवरी हुई है। ठीक है, रीडिस्कवरी हुई है तो पहले हमें एक डिस्ट्रीब्यूशन पता होना चाहिए। 2 स्पीशीज है। ठीक है, एक सी सर्विलिया है और सी इराइथ्रिया है। दोनों में आपको जाना नहीं है कि भाई व्हाट इज सर्विलिया व्हाट इज, बस ये समझ लो जो सर्विलिया है ये लोलैंड में होती है, मतलब जो आपके नीचे के इलाके होते हैं, और जो इराइथ्रिया ये थोड़े हाई एलिवेशन पहाड़ों तरफ होती है। ठीक है, बस इतना ही आपको पता होना चाहिए। और जो स्पीशीज है पहले अगर देखा जाए तो साउथ इंडिया में कोलोनाइजेशन इन स्पीशीज का मतलब ड्रैगन फ्लाई है ये आइस एज के समय से धीरे धीरे इन्होंने कोलोनाइज होना स्टार्ट किया था। इसका सिग्निफिकेंस क्या है? काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंस है, पूरी बायोडाइवर्सिटी को एनरिच करने में मदद करती हैं। ठीक है, अब आपको मैं एक बार थोड़ा सा बता देता हूँ क्रोकोथिमिस इराइथ्रिया, मतलब ये जो स्पीशीज़ की रीडिस्कवरी हुई है। पहली बात तो जब भी इराइथ्रिया है समझ में आपके आना चाहिए ये हाईलैंड की बात हो रही है, मतलब ये थोड़ा पहाड़ों पे होती हैं। ये रेयर ड्रैगन फ्लाई होती है जो कि रिसेंटली साउथ वेस्टर्न घाट में पाई गई हैं। ठीक है, एलिवेशन इनका हाई होता है। इनको जनरली क्या होता है मिस आइडेंटिफाई कर दिया जाता है क्रोकोथिमिस सर्विलिया के अकॉर्डिंग, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? जो आपकी इराइथ्रिया है ये थोड़ा पहाड़ों पे है और जो सर्विलिया है थोड़ा सा नीचे इलाकों में होती है। दैट्स ऑल, इतना ही पता होना चाहिए। बेनिफिट्स क्या है? ये मॉस्किटो और पेस्ट की पॉपुलेशन को कंट्रोल करने में मदद करती है ड्रैगन फ्लाई। अगर ड्रैगन फ्लाई का जो लार्वा होता है ये लोग क्या करते हैं, ये लोग पानी में मॉस्किटो के जो लार्वे होते हैं उनको खा लेते हैं, जिससे क्या होता है पॉपुलेशन कंट्रोल में रहती है मॉस्किटो के। ये हेल्दियर फ्रेश वाटर इकोसिस्टम को भी इंडिकेट करते हैं। अगर कहीं ये ड्रैगन फ्लाई मिल रही है दैट मीन्स वहाँ पे फ्रेश वाटर है। ठीक है, चलो
अब आते हैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस। विद रेफरेंस टू ड्रैगन फ्लाई क्रोकोथेमिस इराइथ्रिया, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट इज कॉमनली फाउंड इन लो लैंड एरियाज अक्रॉस इंडिया। वही आपको मैंने बताया, लो लैंड या हाई लैंड, नहीं ये हाई लैंड में। इट वॉज रिसेंटली कन्फर्म्ड इन साउथ वेस्टर्न घाट, बिल्कुल। इट हेल्प्स इन कंट्रोलिंग मॉस्किटो पॉपुलेशन बोथ एज लार्वा एंड एडल्ट, तो 2 and 3 इज द राइट वन। सेकेंड, क्रोकोथेमिस इराइथ्रिया डिफर्स फ्रॉम क्रोकोथेमिस सर्विलिया। मैंने आपको पहले बताया डिफरेंस ज़्यादा कुछ नहीं है, बस ये ऊपर हो रही है, ये नीचे उसमें हो रही है। क्या लिखा है, डिफरेंस क्या है? इट प्रेफरेंस फॉर हाई एलिवेशन हैबिटेट्स, ओके। इट्स यूनिक रेड पिगमेंटेशन पैटर्न, इट्स एबिलिटी टू सर्वाइव इन सैलिन वाटर, इट्स रेस्ट्रिक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन इन यूरोप ओनली। तो आप ऑलरेडी बता सकते हो इट्स प्रेफरेंस फॉर हाई एलिवेशन हैबिटेट। मैंने आपको प्रैक्टिस इसलिए दिया जिससे आपको एक कनेक्टिविटी लग सके कि क्या है क्रोकोथेमिस इराइथ्रिया, वो हाई एलिवेशन पे होता है, ठीक है। चलो अब आते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है डीबीटी, जो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक है, एक प्रोग्राम लॉन्च हुआ था। इस प्रोग्राम का नाम क्या था? बायो केयर फंडिंग प्रोग्राम। इस बायो केयर फंडिंग प्रोग्राम में क्या हुआ था कि टोटल वुमेन साइंटिस्ट, जो अनएम्प्लॉयड वुमेन साइंटिस्ट थे, उनको एक तरीके से एम्प्लॉयमेंट दिया गया था। उनकी सैलरी 75,000 मंथली सैलरी दी गई थी। कहा गया था अगले, मतलब उनको रिसर्च, बेसिकली एक वुमेन अगर अनएम्प्लॉयड साइंटिस्ट है, उनसे कहा जाएगा अगले 3 साल तक आपको हम 60 लाख रुपए देंगे। 60 लाख से हर महीने 75,000 रुपये देंगे, और इस 75,000 रुपये को आप लोग यूटिलाइज कर सकते हो। किस लिए? अपने पर्सनल पर्पस के लिए। साथ ही साथ आप उसके बदले क्या करोगे? आप रिसर्च करोगे। दैट्स ऑल। आपका काम क्या है? रिसर्च करना। क्वेश्चन तक कहाँ पे रिसर्च करेंगे? रिसर्च करेंगे कैंसर रिलेटेड प्रोडक्ट्स में, ठीक है। ये मेन ऑब्जेक्टिव था। लेकिन अब हो क्या रहा है? डिले हुआ है इसमें, ठीक है। डिले से पहले आपको मैं पूरा प्रोग्राम मैंने पहले समझा दिया। ऑब्जेक्टिव क्या है? कैरियर डेवलपमेंट इसका ऑब्जेक्टिव है। अनएम्प्लॉयड वुमेन साइंटिस्ट जो हैं उनको एक गवर्नमेंट के तरीके से, गवर्नमेंट फंडेड प्रोग्राम में इंटीग्रेट करना। कैसे मदद किया है? फाइनेंशियल सपोर्ट 3 साल तक दिया है। वुमेन साइंटिस्ट खुद से इंडिपेंडेंट रिसर्च कर सकें, उसमें मदद मिले। क्योंकि अगर वुमेन साइंटिस्ट के पास पैसा नहीं होगा तो इंडिपेंडेंट रिसर्च नहीं कर पाएंगी। नॉलेज तो होगी, लेकिन इससे क्या है? रिसर्च कर पाएंगी। इससे क्या हुआ? जो जेंडर इक्विटी है वो प्रमोट हुई, क्योंकि वुमेन है तो इंक्लूसिव डेवलपमेंट भी होगा। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं एक इम्प्रोवाइज फॉर्म में दिखी। अब चैलेंज ये हुआ कि फंड में डिसबर्सल नहीं हो रहा है। पिछले 5 महीने से जो इनकी सैलरीज हैं, डिफरेंट वुमेन साइंटिस्ट हैं, उनकी सैलरी नहीं आई है। पॉलिसी चेंजेस कहीं ना कहीं क्या होते हैं? इम्पैक्ट कर रहे हैं इस रिलीज़ को। अब इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है, फंड का टाइमली रिलीज होना चाहिए, क्योंकि ये केवल एक बोलते हैं ना रिसर्च नहीं है। ये चीज़ कहीं ना कहीं प्रॉपर शो कर रही है 2 फायदा। एक तो ये है जो आपका बोलते हैं रिसर्च हो रही है, रिसर्च में मदद मिल रही है जो वुमेन साइंटिस्ट कर रही हैं, साथ ही साथ जेंडर इक्विटी में भी मदद मिल रही है। तो ये इसका एक ड्यूअल बेनिफिट है। तो ड्यूअल बेनिफिट होने की वजह से यहाँ पे अगर फंड की प्रॉब्लम होगी तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा एक बोलते हैं ना इसका इन्वर्स इम्पैक्ट होगा, राइट। चलो अब आते हैं नेक्स्ट चीज़ पे। ये डेडली प्लेसेड वाटर, देखो कितना बड़ा आर्टिकल इसके ऊपर है। आप नोटिस करोगे ये जो पानी रुका हुआ है, पानी रुका, सब क्या है? आपको मैंने कल ही समझाया था, अमीबिक मेनिंगो एंसेफेलाइटिस। ये क्या था? ये एक टाइप का अमीबा है, जिस अमीबा का नाम क्या है? नाइग्लेरिया फाउलेरी। कैसे जाता है? जो पानी रुका हुआ होता है, उस रुके हुए पानी में अमीबा होता है, और जैसे कोई रुके हुए पानी में नहाता है, जनरली बच्चे नहाते हैं, ठीक है, तो उससे क्या होता है? नाक और मुंह से जाता है वो कहाँ पे? आपके ब्रेन में। और ब्रेन में एक लेयर होती है, उस लेयर का नाम होता है मेनिंगिस लेयर, ठीक है। उस लेयर को वो क्या करता है? ब्रेक डाउन करके अंदर चला जाता है, और ब्रेन के अंदर के जो सेल्स होते हैं, जो टिश्यूज होते हैं, उनको ब्रेक कर देता है। इसकी वजह से क्या होता है? इसकी वजह से ब्रेन की फंक्शनिंग बेकार हो जाती है, और इस बीमारी को हम लोग कहते हैं अमीबिक मेनिंगो एंसेफेलाइटिस। सोल्यूशन क्या है? स्विमिंग, बेथिंग, जो स्टैग्नेट कंटैमिनेटेड वाटर है उसमें रुकना चाहिए। नोज क्लिप्स लगानी चाहिए स्विमिंग करते समय। इससे क्या होगा कि अमीबा एंटर ना कर सके। साथ ही साथ अभी तक इसका कोई इलाज नहीं है। अभी मैं इस आर्टिकल बार बार कवर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अब अगर इसका किसी भी तरीके से कोई इस पर ड्रग बनती है तो उस ड्रग के ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस हो जाते हैं। क्योंकि इसी से कनेक्टेड एक क्वेश्चन था, न्यूमोनोकोकल कंजुगेट वैक्सीन। ये किस लिए थी? ये वैक्सीन बनाई गई थी न्यूमोनोकोकल मेनिंगो एंसेफेलाइटिस के लिए बनाई गई थी, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि भैया अगर ये निमोनिया क्या है? वो एक बैक्टीरिया है, और यहाँ पे जो नाइग्लेरिया फाउलेरी है ये क्या है? ये एक अमीबा है, ठीक है। तो दोनों कहीं ना कहीं बैक्टीरियल फॉर्म में है, तो इस वजह से ज़रूर ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको पता हो इसका पूरा एस्पेक्ट। आई होप आपको इस वीडियो से मदद मिली होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।